प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग भारत में स्थानीय शासन के विकास के संबंध में अध्ययन कर रहे थे। इस कड़ी में हम लोगों ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज हम 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में जैसा कि आप जानते हैं कि स्थानीय संस्थाएं दो प्रकार की है, एक तो ग्रामीण है और एक नगरीय है। ग्रामीण संस्था जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको क्या है सशक्त बनाने और संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था। उसी प्रकार जो नगरीय स्थानीय संस्थाएं हैं उनको भी क्या है सशक्त बनाने के लिए उनको संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए क्या है 74वां संविधान संशोधन किया गया है, अधिनियम पास किया गया है। तो ये क्या है भारत की संसद द्वारा 1992 में पारित किया गया और 1 जून 1993 को क्या है ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है लागू हुआ। और इसके लिए क्या है संविधान में भाग 9A नगर पालिकाओं के नाम से क्या है जोड़ा गया। इस भाग के माध्यम से क्या है देश में जो नगरीय निकाय हैं उनको क्या है संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक संस्तर प्राप्त हुआ। और हम अब देखते हैं 74वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है उसमें क्या प्रमुख प्रावधान है या उसके क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है इसमें कि ये 3 प्रकार के नगरीय निकाय होंगे, अर्थात यह त्रिस्तरीय व्यवस्था है। और जैसे इसमें क्या है सबसे नीचे लेवल पर जो क्या है नगर पालिका होती है और उसके पश्चात मतलब नगर पालिका वहाँ होती है जहाँ जो गांव से क्या है नगर बनने की ओर क्या है अग्रसर है, मतलब काफ़ी बड़े हो गए हैं गांव और अब वो क्या है नगर बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या है वहाँ पे नगर पंचायत या नगर पालिका बना दी जाती है। और जब नगर पालिका काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उस स्थिति में क्या है वहाँ पे क्या है नगर परिषद का गठन होता है और नगर परिषद से ही बड़ी जो है इकाई वो क्या है नगर निगम है। तो कुल मिला के क्या है जो नगरीय स्थानीय निकाय जो हैं वो त्रिस्तरीय हैं। सबसे छोटा स्तर जो है वो नगर पालिका है, मध्यवर्ती स्तर जो है वो क्या है नगर परिषद है और जो उससे भी बड़ा वो है नगर निगम। इसमें यह भी बताया गया है कि राज्य के राज्यपाल किसी औद्योगिक क्षेत्र को जो ये 3 प्रकार बताए गए हैं नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनके गठन से भी क्या है मुक्त कर सकता है। इसके अलावा अधिनियम में यह भी बताया गया है कि गांव से नगर बनने की जो संक्रमण कालीन प्रक्रिया है और छोटे नगर और बड़े नगरों की जो परिभाषा है उसमें क्या है जनसंख्या, घनत्व, प्रति व्यक्ति आय, ये जो है उसके आधार पर क्या है इनका क्या है गठन किया जाएगा। यानी कोई नगर पालिका है या कोई नगर परिषद है जो नगर निगम है वो कौन सी नगर पालिका बनेगी, कौन नगर परिषद, कौन नगर निगम, इसके लिए क्या है राज्य के राज्यपाल जो हैं वो क्या है जनसंख्या, उसका घनत्व और जो प्रति व्यक्ति आय है उसके आधार पर क्या है उसका निर्णय करते हैं। अगली जो विशेषता है वो है नगर निकायों का गठन। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह व्यवस्था है कि राज्यों में गठित किए जाने वाले प्रत्येक नगरीय निकाय में क्या है जो स्थान है उनकी पूर्ति जो है वो उस क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा क्या है प्रत्यक्ष चुनाव से होगी। प्रत्येक निर्वाचन जो क्षेत्र है उसको क्या है वार्डों में बांटा जाता है और वार्ड जो हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं वो क्या है प्रत्यक्ष रूप से क्या है निर्वाचित होते हैं, अर्थात पार्षद जिसको हम कहते हैं या वार्ड मेंबर कहते हैं उसका चुनाव क्या है जनता के द्वारा होता है, अर्थात यह प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि राज्य का विधानमंडल जो है विधानसभा जो है वो अधिनियम बनाकर क्या है जो नगरीय निकाय हैं उनमें क्या है कुछ वर्गों के लिए क्या है प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर सकता है।
जैसे ऐसे व्यक्ति जो नगरीय शासन का क्या है विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखते हो। लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्य की विधानसभा जो है उसमें उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि हो, यानी ऐसा कोई वार्ड है जिसमें क्या है कोई एमपी या एमएलए वहाँ रहता है और उसका क्या है वहाँ वोट है, तो उसको भी क्या है उसमें शामिल किया जाता है, प्रतिनिधि के रूप में, मनोनीत मेंबर के रूप में रखा जाता है। इसके अलावा यह भी विशेष उपबंध है कि जो नगरीय निकाय है उसके जो मतदाता सूची है उसमें रजिस्ट्रीकृत राज्यसभा या राज्य विधान परिषद का कोई सदस्य हो तो उसको भी क्या शामिल किया जाता है। और संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 243 जो एस है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा जो 243 एस है, उसका जो उपधारा है उसके 5 में क्या है कोई जो समितियां गठित की जाती है जिनको वार्ड समितियां भी कहते हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं उनको भी क्या है शामिल किया जा सकता है। और ये जो मेंबर गठित किए जाते हैं विशिष्ट ज्ञान और अनुभव रखने वाले, उनको क्या है बैठकों में भाग लेने का तो अधिकार होता है, लेकिन उनको क्या है वोट डालने का अधिकार नहीं होता। इस प्रकार से क्या है नगरीय जो निकाय हैं उनका क्या है गठन किया जाता है। इसके पश्चात अगली जो विशेषता आती है या प्रावधान है वो है वार्ड समितियों का गठन। ऐसे नगरीय निकाय जिनकी आबादी जो है 3 लाख या उससे अधिक है, वहाँ पर क्या है एक या एक से ज़्यादा जो वार्डों के लिए क्या है वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। यानी किसी बड़ा वार्ड है तो उसके लिए वार्ड समिति बन जाएगी, या 2 या 2 से अधिक वार्ड है उनके लिए बना के क्या है समिति गठित की जाएगी। ये जो समितियां हैं उनके संबंध में क्या है जो भी कोई प्रावधान है आवश्यक, वो क्या है राज्य विधानमंडल के लिए बनाए जाते हैं। यानी राज्य विधानमंडल क्या है वार्ड समितियों के संचालन के लिए क्या है आवश्यक नियम कानून बनाता है। और राज्य जो विधानमंडल है, राज्य की जो विधानसभा है, वो वार्ड समितियों का गठन है, उनका क्षेत्राधिकार है, उनके गठन की क्या प्रक्रिया होगी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें क्या है वो तय करती है राज्य की विधानसभा, कानून बनाती है। और वार्ड समितियों के जो मेंबर हैं उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले जितने भी वार्ड हैं, ठीक है ना, वार्ड के जो मेंबर हैं वो क्या है उसके सदस्य हैं। तो यानी वार्ड मेंबर क्या है वार्ड समितियों के सदस्य होते हैं। इसके अलावा भी क्या है कोई ज़रूरी हो आवश्यक हो तो राज्य का विधानमंडल क्या है अन्य समितियों का गठन कर सकता है। ऐसा क्या है संविधान में क्या है राज्यों को छूट दी गई है। इसके पश्चात आता है सीटों का आरक्षण। संविधान संशोधन जो है अधिनियम, उसके माध्यम से क्या है ये स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक नगर निकाय या नगर पालिका में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनता जाति जो है उसके लिए क्या सीटों का आरक्षण किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में क्या सीटों का यह आरक्षण उस नगर निकाय के क्षेत्र में उन वर्गों की संख्या के अनुपात में होगा। यानी जितने ज़्यादा SC ST होंगे उसी हिसाब से उनकी सीटें क्या है आरक्षित होंगी, जनसंख्या के हिसाब से होता है। और जो ये आरक्षित की गई सीटें हैं उनका बारी बारी से क्या है रोटेशन किया जाता है। उपयुक्त रीति से इन वर्गों के लिए जो भी सीटें आरक्षित की गई है उनमें से क्या है जो कुल सीटें हैं SC ST की रिजर्व जो सीटें हैं उनमें से 1/3 सीटें जो है वो SC ST की महिलाओं के लिए भी क्या है रिजर्व रहती है। इसी प्रकार जो नगर निकाय के क्षेत्र की जो प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली जो कुल सीटें हैं उसमें क्या है कम से कम क्या है 1/3 जो है स्थान जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहता है, इसका ये कहना है। अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है जो नगरीय निकाय हैं उनमें अध्यक्ष या जो सभापति है उस पर भी क्या है SC ST और महिलाओं के क्या है आरक्षण की व्यवस्था राज्य विधानमंडल जो है वो अधिनियम बनाकर कर सकता है। अनुसूचित
जातियों और जनजातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उनसे 334 में जो भी आरक्षण जारी रहने की डेट है उस समय तक क्या है वो प्रभावी रहती है, ऐसा भी इसमें कहा गया है। और राज्य के जो विधानमंडल हैं उनको भी इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि अधिनियम बनाकर वे क्या है नगर निकायों में क्या है ओबीसी के लिए भी क्या आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगी। तो इस प्रकार से क्या है सीटों के आरक्षण के मामले में बताया गया है। ये मतलब बातें आपको क्या है कुछ कुछ अलग भी लगेगी, बाकी क्या है कुछ चीज़ें क्या है सेम ही रहेगी। जैसे सीटों का आरक्षण का जो है उल्लेख वो सेम वैसा ही है जैसा पंचायत वाले में है। तो इस प्रकार से क्या है कई चीज़ें आपको क्या है समान भी रहेगी। इसी प्रकार कार्यकाल का देखते हैं, इसमें भी लगभग वही रहेंगे ऑप्शन वर्णन जो है सारा डिटेल। इसमें भी क्या है देश भर में जो नगर निकाय हैं उनका कार्यकाल जो पहली मीटिंग की तिथि से यदि वे निर्धारित समय से पूर्व भंग नहीं कर दी जाती है तो 5 वर्ष से निर्धारित किया जाता है और इससे ज़्यादा नहीं, यह भी लिखा गया है। यानी 5 साल ख़त्म होने से पहले पहले ही क्या है इनको इलेक्शन करवाना जरूरी है। किसी भी नगर निकाय को भंग किए जाने से पहले उसकी क्या है सुनवाई का क्या समुचित अवसर देना जरूरी है और प्रत्येक नगर निकाय के चुनाव उनके लिए निर्धारित 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व करवाए जाने चाहिए। यदि किसी नगर निकाय को भंग किया जाता है तो भंग किए जाने की तिथि से क्या है 6 माह के भीतर क्या चुनाव होने चाहिए, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। और यदि भंग किए जाने के पश्चात नगर निकाय का निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होने में 6 माह से कम की अवधि है तो वहाँ चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। और यदि 6 माह से अधिक का समय शेष रह जाता है और वो चुन लिए जाते हैं नगर निकाय चुनाव हो जाते हैं तो वो जो शेष अवधि रही है उसी के लिए क्या है वो नगर निकाय कार्यशील रहता है। तो इस प्रकार से क्या है कार्यकाल संबंधी प्रावधान भी क्या है 73वें संविधान संशोधन जैसे ही है। अगली जो विशेषता है वो सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है। राज्य में नगर निकायों के लिए चुने जाने के लिए सदस्यों की योग्यताओं और अयोग्यताओं के संबंध में क्या है राज्य विधानमंडल को उत्तरदायी ठहराया गया है। वो इस संबंध में कानून बनाकर प्रावधान करता है। इस संदर्भ में क्या है राज्य विधानमंडल जो है वो अधिनियम बनाकर प्रावधान करेगा और कोई भी व्यक्ति नगर निकाय को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं होगा यदि उसने क्या 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। यानी 21 वर्ष की आयु जो होनी जरूरी है, 21 वर्ष से पहले कोई भी व्यक्ति क्या है चुनाव नहीं लड़ सकता। और राज्य विधानमंडल के द्वारा यदि पारित कोई अधिनियम है उसके तहत क्या है वो क्या है अयोग्य नहीं होना चाहिए। जो भी चुनाव से संबंधित जो भी रूल रेगुलेशन है उसके तहत क्या है वो पूरा का पूरा योग्य होना चाहिए। और योग्यता के संदर्भ में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निस्तारण भी क्या है राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है या जो प्रक्रिया बताई जाती है उसके अनुसार ही किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है ये अपने क्या है 74वें संविधान संशोधन से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। शेष विशेषताओं को क्या है हम अगले वीडियो में देखेंगे।